गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम लोग फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। आज के इस सेशन में हम लोग पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 है, LEC 3, और टॉपिक है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। इसको एक फिगर से समझेंगे। सपोज करिए ये कोई बॉडी किसी फ्लोर पे या टेबल पे रखी हुई है। इस बॉडी का जो मास है, इस मास की वजह से इसका जो ग्रेविटी फोर्स है, मतलब वेट है, वो W बराबर क्या है, mg है। और ये 2 तल है, आप जानते हैं। एक तल आपका ये है और दूसरा तल ये है। तो पहले तल की बॉडी ने, मतलब पहला तल, मतलब ये जो बॉडी है, इसने दूसरे तल मतलब फर्श पे जो फोर्स लगाया वो W, मतलब इस बॉडी ने इस पे W का धक्का दे रहा है, दबा रहा है इसको, तो W बल लगाए। तो अब इस क्रिया प्रतिक्रिया मतलब एक्शन, और वही न्यूटन के थर्ड जो पहले मैंने चर्चा किया था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से तल 1 पे प्रतिक्रिया लगाएगा जो कि R होता था, और यही R फ्रिक्शन म्यू के प्रोपोर्शनल होता था। तो अब अगर ये बॉडी ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में R = mg होगा। R बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, जो फ्रिक्शन फोर्स होता था वो R के प्रोपोर्शनल में होता था। अब अगर हम यहाँ पे कोई बल अप्लाई करते हैं, F, कोई बल F अप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं कि F अप्लाई करते ही इसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन तो पहले से ही डेवलप था, लेकिन फिर हम इस फ्रिक्शन को इस दिशा में समझ सकते हैं कि अगर आपने बल F इसमें लगाया है तो ये जो फ्रिक्शन पूरा होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। फ्रिक्शन की वजह से ही रुका था, लेकिन जब आप F लगाते हैं तो हम इस फ्रिक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कि F और ये F की दिशा दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये क्या है, एक्टिंग है, और ये क्या है, रिएक्शन है। अब सीमांत घर्षण की स्थिति में मान लीजिए कि ये बॉडी इस सरफेस पे रेस्ट कर रही है और आपने एक इस पे करीब मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट इट विल नॉट मूव। लेकिन 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से इसको इधर जाना था, पर ये नहीं गई, ये रेस्ट नहीं रही, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये शायद इस 5 न्यूटन से ज़्यादा रहा होगा या 5 न्यूटन के बराबर रहा होगा, जिसकी वजह से मोशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मोशन नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं, फिर से इस फोर्स को 5 न्यूटन के स्थान पे 10 न्यूटन कर देते हैं। 10 न्यूटन किया, फिर भी बॉडी ने मूव नहीं किया, फिर भी बॉडी ने मूव नहीं किया। लेकिन क्यों, क्योंकि फिर से ही जो F है इस FF के बराबर रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम 10 से 11 न्यूटन का बल अप्लाई करते हैं, तो पहले केस में 5 FF मान लीजिए, हम इस फर्स्ट केस में जब 5 न्यूटन था तो FF क्या था, इज ग्रेटर देन F। दूसरे केस में भी FF इज ग्रेटर देन
एफ, इन दोनों कंडीशन में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, और जैसे ही 11 न्यूटन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि एफ एफ इज लेस देन एफ, बॉडी इधर की तरफ मूव करने लगी, बॉडी इधर की तरफ मूव करने लगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि 10 न्यूटन इसकी लिमिट है, इसके बाद फ्रिक्शन कम हो जाएगा और बॉडी मूव कर जाएगी। तो अब क्या कह देंगे, क्या डिफरेंस बनेगी, तो द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप एट द कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट टू मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। मतलब कि वह मैक्सिमम फोर्स जो कि बॉडी को सिर्फ मूव करा दे, बॉडी को सिर्फ मूव करा दे, मतलब 10 पे बॉडी, 10 न्यूटन पे क्या है, बॉडी सिर्फ मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। 11 पे तो बॉडी मूव कर गई, 11 पे तो बॉडी मूव कर गई है, तो यही 10 न्यूटन जो है, 10 न्यूटन की वजह से इस बॉडी में क्या है, क्या स्थिति है कि इस टाइम ये फ्रिक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस 10 न्यूटन के टाइम क्या होगा, इस 10 न्यूटन के लिए जो एफ एफ है ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद एक भी न्यूटन अगर इसमें बढ़ाते हैं, मतलब 10 से 11 करते हैं, मान लीजिए 10 से 10.5 कर देते हैं, तो बॉडी क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। ठीक है, तो बॉडी क्या कर जाएगी, 10 से ज़रा भी ज़्यादा कर देंगे तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो इस स्थिति में मतलब वह अधिकतम घर्षण बल जिसके तुरंत बाद बॉडी मोशन में आ जाए तो उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या है कि वह अधिकतम घर्षण बल जिसके बाद बॉडी या वह उस अधिकतम घर्षण बल पर बस बॉडी मूव करने वाली होती हो, बस बॉडी गति में आने की अवस्था में होती हो, तो उसे क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। तो ये क्या था, ये 10 न्यूटन था, 10 न्यूटन की वजह से यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट हुआ होगा। ठीक है, कितने का एफ कितना होगा, 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट हुआ होगा फ्रिक्शन। अब ये 10 न्यूटन के फ्रिक्शन की वजह से बॉडी और इस बॉडी में ये क्या था, संतुलन था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब फ्रिक्शन किसी बॉडी को बस रोकता है, बॉडी को क्या करता है, बस रोकने की कोशिश करता है, व्हेन यू अप्लाइंग फोर्स, तो बॉडी तब तक इसको रोक रहा है जब तक कि इसका ये वाला अप्लाइंग फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए। एक समय ऐसा है कि जब आप बल को बढ़ाते जाएंगे, जब 5 न्यूटन था तो ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, 6 में कोई मूवमेंट नहीं, 7 में कोई मूवमेंट नहीं, 8 में कोई मूवमेंट नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन उसी तरह से अपने आप को यहाँ पर डेवलप कर ले रहा था। लेकिन जब 10 न्यूटन आपने लगाया तो अब ये स्थिति ऐसी बन रही है कि बॉडी अब मूव करने वाली है, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ है, और जैसे ही आपने 11 न्यूटन लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो 11 न्यूटन से पहले, मतलब बॉडी के मोशन करने से पहले जितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ होगा उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप एट द कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बॉडी जस्ट मूव, बस बॉडी मूव करने वाली हो, मतलब वह अधिकतम घर्षण बल जिस पर बॉडी सिर्फ मूव करने वाली हो, मूव नहीं करेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी, बॉडी विल नेवर मूव एट लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से सीमांत घर्षण की स्थिति में बॉडी मूव नहीं करेगी। तो अब ये जरूरी हो जाता है कि सीमांत घर्षण को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सीमांत घर्षण के बाद ही किसी बॉडी में मोशन स्टार्ट होता है, तो इसलिए सीमांत घर्षण पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है कि जब तक सीमांत घर्षण की स्टडी नहीं कर पाएंगे तब तक हमको ये समझ नहीं है कि बॉडी मूव कैसे करती है। ठीक है, तो अब ये सीमांत घर्षण ही किसी भी बॉडी को रोकने के लिए जिम्मेदार है, मतलब यहाँ तक सीमांत घर्षण की स्थिति में कोई बॉडी मूव नहीं करेगी। और जैसे ही सीमांत घर्षण मतलब इस फ्रिक्शन
सीमांत घर्षण क्या है कि सीमा अंत, एक तरह से सीमांत मतलब होता है सीमा का अंत, लिमिट क्रॉस कर जाए। मतलब आप इतना बल लगाइए कि ये फोर्स जो फ्रिक्शन जो पैदा हो रहा है वो अपनी लिमिट को क्रॉस करके इतना डेवलप हो जाइए कि ये अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाए, मतलब ये अपना असर यहाँ पे ख़त्म कर दे। तो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ जो है इस बॉडी को इस तरफ खींच ले गया, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन जनरली, अगर फ्रिक्शन को ऐसे हम लोग सीख करें तो फ्रिक्शन जनरली दो टाइप का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब इस डायनेमिक में दो होते हैं। पहला होता है डायनेमिक में स्लाइडिंग और दूसरा होता है रोलिंग। ठीक है, फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा डायनेमिक फ्रिक्शन। इसकी डिफिनीशन मैंने नहीं बोला है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे हिंदी में अगर बोलना चाहें तो उसको हिंदी में बोल देते हैं, और इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख लीजिए कि द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप एट द कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। या हिंदी में वह अधिकतम घर्षण बल जिसके बाद बॉडी मूव कर जाए या मूव करने वाली हो उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। वह अधिकतम घर्षण बल जिसके बाद बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर जाए या मूव करने की स्थिति में हो, और जरा सा भी बल लगाएंगे तो हल्का सा ही बल लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एकदम रिमूव हो जाएगा और बॉडी मूव कर जाएगी। तो वह अधिकतम घर्षण बल जिसके बाद बॉडी मूव कर जाए। जिसके बाद मतलब इस अवस्था में कहीं बॉडी मूव नहीं करेगी, साफ साफ लिखा है बॉडी विल नेवर मूव एट लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में कहीं बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ता है तो बॉडी विल मूव। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। आज हम सिर्फ इनके डिफिनीशन देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत सिंपल है समझना। जैसे ये मीटर इस पर रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं ये इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन की अवस्था में है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की अवस्था में बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन पे है, मतलब रुकी हुई अवस्था में कोई फ्रिक्शन डेवलप होता है, बॉडीज के किसी भी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन जो होता है उन दोनों बॉडी की रुकी हुई अवस्था में होता है, तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब इस अवस्था में बॉडी मूव नहीं करेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द friction by a body when it is at rest is called static फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को रेस्ट में बना के रखेगी, मतलब बॉडी कीप इट इन रेस्ट एट द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की अवस्था में बॉडी रेस्ट पे रहेगा, है ना। मतलब वह फ्रिक्शन बल जिसके वजह से बॉडी रेस्ट पे होती है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बाय अ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर रखी है मोशन में नहीं है तो सब स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब अगर कोई बॉडी
में कोई अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल रुकी हुई है, तो उसके बीच में एक ही फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब अप्लाइड फोर्स F is always less than friction force। ठीक है ना, F is always less than friction force। ठीक है, और इसमें कोई भी देयर आर नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, दूसरा डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन इसका क्या है डिफिनीशन? फ्रिक्शन experienced by a body when it is in motion is called dynamic friction। ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन के कंडीशन में क्या होगा? F इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल एफ, मतलब अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होगा। देखिए, बॉडी अगर कोई भी कभी भी किसी मोशन में आपको दिखाई पड़ती है, किसी भी मोशन में आपको बॉडी दिखाई पड़ती है, चाहे आप अगर किसी बॉडी को या किसी मेज को, टेबल को खींच रहे हैं, या फिर साइकिल चल रही है, या बस चल रही है, या आप किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में डायनामिक फ्रिक्शन होता है। मतलब बल लगा के अगर किसी बॉडी को पुल या पुश किया जाए, खींचा जाए या धकेला जाए बल लगा के, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन पैदा होता है वो डायनामिक फ्रिक्शन होता है। बल को कंसिडर, डायनामिक मतलब बल को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, डायनामिक मतलब होता है कि बल लगा के किसी भी चीज़ को मोशन कराएं। डायनामिक मतलब होता ही फोर्स है। क्या होता है? फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पे कोई बल लगाते हैं और बल लगाने से बॉडी मोशन में आती है, तो उस दौरान अगर मोशन कर रही है और मोशन करने के दौरान जो फ्रिक्शन बॉडी में पैदा होता है उसे ही डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, या गतिक घर्षण। इसको हिंदी में कहते थे स्थैतिक घर्षण, इसको हिंदी में कहते हैं गतिक घर्षण। ठीक है, अब ये गतिक घर्षण दो टाइप का होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये क्या होता है? when one body slides, मतलब फिसलना, फिसल घर्षण कहते हैं इसको। स्लाइड की स्पेलिंग क्या होगी? SLID, स्लाइडिंग, एंड another body then the developed friction is called sliding friction। क्या कहेंगे उसे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है बताओ? इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आप चौकी ढकेल रहे हो, या पुश द मेज, है ना, मेज को खींच रहे हो, या बेड, पुश द बेड, है ना, या बेड को खींच रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि जो बेड के जो चारे पावे हैं वो सरफेस पे, फ्लोर पे बस क्या करेगा? स्लाइड करेगा। ठीक है, और स्लाइडिंग की स्थिति में भी क्या होता है? F इज ऑलवेज ग्रेटर देन F, क्योंकि इसी का
टाइप है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि व्हेनेवर वन बॉडी स्लाइड अनदर बॉडी देन द डेवलप फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे मूव करती है, मूव करते हैं, स्लाइड करके मोशन करती है, फिसलती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। दूसरा क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, जैसे ये एक इसका भी केस आप ले सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए। सपोज करिए यहाँ पे कोई बॉडी रखी है, तो आपको इस बॉडी को, है ना, इस बॉडी को कोई भी बगैर पुश किए ये बॉडी अपने आप इस बॉडी पे स्लाइड करेगी, ठीक है। तो ये भी इसका एग्जांपल हुआ कि जब ये बॉडी इस पे क्या, ये एक इंक्लाइंट प्लेन है, तो इस इंक्लाइंट प्लेन पे अगर ये बॉडी सपोज करिए डेस्टर यू कुछ भी मान लेते हैं इस बॉडी को, तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिक धीमे धीमे यहाँ सरफेस पे चली आएगी, ठीक है। बॉडी अपने आप इस सरफेस पे आके धीमे धीमे चलेगी, तो इसको क्या कहेंगे, स्लाइडिंग। इस केस में क्या है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अगला है लास्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हेन वन बॉडी रोलिंग फ्रिक्शन क्या है ये, व्हेन वन बॉडी rolled another body then the developing friction is called rolling friction। ये सब डेफिनेशन आप अपने से लिख सकते हैं बना करके, बहुत आसान होता है इनको समझ करके लिखना, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के मामले में क्या है, जैसे साइकिल अगर चलाते हैं रोड पे, तो साइकिल के पहियों द्वारा, साइकिल का पहिया क्या हो रहा है, सड़क के रोड पे क्या रोल्ड हो रहा है ना। तो अगर कोई भी सर्कुलर बॉडी है, अगर ये इस बॉडी पे ऐसे रोटेट करता है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन पैदा होगा, इस जगह पे जो फ्रिक्शन पैदा होगा, इसे क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन पैदा होगा, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉल बेयरिंग भी इसका एग्जाम्पल क्या है, बॉल बेयरिंग, ठीक है। बॉल बेयरिंग भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये था फ्रिक्शन के टाइप्स। आज पहले हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा, फिर उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में, बस इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम कुछ नया देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।